We are the sounds of the streets. नमस्कार दोस्तों, मैं जीपी गुप्ता गणित शिक्षा शास्त्र के प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में आपका स्वागत करता हूं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1, प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षा का क्या महत्व है। ऑप्शन ए सामाजिक, बी मानसिक, सी सांस्कृतिक, डी धार्मिक। प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है, सामाजिक, मानसिक, सांस्कृतिक, धार्मिक। तो गणित की प्रकृति सदैव कैसी होती है, मानसिक और तार्किक। अतः यहाँ पर ऑप्शन आपका सही कौन सा होगा, बी मानसिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, गणित ज्ञान का निश्चित तथा ठोस आधार होता है। यह कथन गणित की किस प्रकृति की ओर इंगित करता है। ऑप्शन ए अलंकारिक, बी आलोचनात्मक, सी कठिन, डी तार्किक। गणित ज्ञान का निश्चित तथा ठोस आधार होता है। इस कथन के अनुसार गणित की प्रकृति किस ओर इंगित करता है, अलंकारिक नहीं, आलोचनात्मक ये भी नहीं, कठिन ये भी नहीं, कौन सा होगा, तार्किक। अतः यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी तार्किक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, कक्षा 3 के विद्यार्थियों को संख्या पद्धति पढ़ाने का उद्देश्य है। ऑप्शन ए बड़ी संख्या को पढ़ने के कौशल में प्रवीणता प्राप्त करना, बी 4 अंकों वाली संख्या की योग और व्याकरण के कौशल में प्रवीणता प्राप्त करना, सी 6 अंकों तक गणना कराना, डी संख्याओं को सैकड़ा, दहाइयों और इकाइयों के समूह के रूप में देखना और स्थानीय मानों की सार्थकता को समझना। कक्षा 3 के विद्यार्थियों को संख्या पद्धति पढ़ाने का क्या उद्देश्य है, बड़ी संख्याओं को पढ़ने के कौशल में प्रवीणता प्राप्त करना, ये जरूरी नहीं है। 4 अंकों वाली संख्या की योग और व्याकरण के कौशल में प्रवीणता प्राप्त करना, ये भी यहाँ जरूरी नहीं है। 6 अंकों तक गणना कराना, ये भी यहाँ जरूरी नहीं है। संख्याओं को सैकड़ा, दहाइयों और इकाइयों के समूह के रूप में देखना और स्थानीय मानों की सार्थकता को समझना। तो यहाँ पर स्थानीय मानों और इकाइयों के समूह के रूप में देखना और उसकी सार्थकता को समझना कक्षा 3 के विद्यार्थियों को संख्या पद्धति पढ़ाने का यही उद्देश्य है। अतः यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, सबसे उपयुक्त व्यू रचना जिसका प्रयोग धनराशि के योग की कुशलता को आत्मसात करने के लिए किया जा सकता है, खाली स्थान है। ऑप्शन ए बहुत सारे सवाल हल करना, बी प्रतिरूपों का प्रयोग करना, सी भूमिका निर्वाह या रोल प्ले, डी सूचना और संप्रेषण तकनीकी का प्रयोग करना। सबसे उपयुक्त व्यू रचना जिसका प्रयोग धनराशि के योग की कुशलता को आत्मसात करने के लिए किया जा सकता है। तो यहाँ पर कौन सा सही होगा, बहुत सारे सवाल हल करना जरूरी नहीं है, प्रतिरूपों का प्रयोग करना ये भी जरूरी नहीं है, लेकिन भूमिका निर्वाह रोल प्ले ये यहाँ पे जरूरी है, और सूचना और संप्रेषण तकनीक का प्रयोग करना ये आवश्यक नहीं है। अतः यहाँ पर चारों ऑप्शन में से कौन सा सही ऑप्शन होगा, सी भूमिका निर्वाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, किन दो संख्याओं का गुणा करने पर 24 गुणनफल प्राप्त होगा, यह प्रश्न। ऑप्शन ए बच्चों को सामान्य समस्या समाधान रणनीतियों को सुझाता है ताकि वह सही उत्तर दे सकें, बी अधिक संज्ञानात्मक रूप से चिंतन करने में बच्चों की सहायता करता है, सी बंद अंत वाला प्रश्न है क्योंकि इसके निश्चित संख्या में उत्तर हैं, डी मुक्त अंत वाला प्रश्न है क्योंकि इसके एक से अधिक उत्तर हैं। तो किन्हीं दो संख्याओं का गुणा करने पर 24 गुणनफल प्राप्त होगा, इसमें ऑप्शन कौन सा ही होगा, बच्चों को सामान्य
समस्या समाधान रणनीतियों को सुझाता है ताकि उत्तर दे सकें, ये यहाँ पे जरूरी नहीं है। अधिक संज्ञानात्मक रूप से चिंतन करने में बच्चों की सहायता करता है, ये भी यहाँ पे आवश्यक नहीं है। बंद अंत वाला प्रश्न है क्योंकि इसके निश्चित संख्या में उत्तर है, इसमें निश्चित संख्या में उत्तर नहीं है। ये कौन सा है? मुक्त अंत वाला प्रश्न है क्योंकि इसके एक से अधिक उत्तर हैं। अतः यहाँ पर ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? डी। जैसे 24 है तो 24 बराबर क्या हो सकता है? 3 गुणे 8 आपका हो सकता है 4 इंटू 6 आपका हो सकता है 12 इंटू 2। ये आपके तीनों हो सकते हैं। तो ये मुक्त अंत वाला प्रश्न यही होता है जिसके एक से अधिक उत्तर होते हैं। अतः यहाँ पर आपको कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। भिन्न की इकाई से शिक्षक ने छात्रों से किन्हीं 5 प्रश्नों की सूची बनाने के लिए कहा। यह प्रश्न संकेत करता है ऑप्शन ए सोचने के उच्च स्तर को, बी त्रिविमीय सोच को, सी विश्लेषणात्मक सोच को, डी सोचने के निम्न स्तर को। तो यहाँ पर शिक्षक जो है भिन्न की इकाई से छात्रों से 5 प्रश्नों की सूची बनाने के लिए कहता है। तो यहाँ पर जो है शिक्षक जो छात्रों में क्या देखना चाहता है? सोचने के निम्न स्तर की वो जांच कर रहा है। अतः यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही होगा आपका? डी, सोचने के निम्न स्तर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। फरहान ने विद्यालय के पुस्तकालय में जाने पर यह पाया कि कहानी अनुभाग में रखी 100 पुस्तकें नष्ट हो गई हैं, 20 पुस्तकों का किसी को पता नहीं है, 219 पुस्तकें अलमारी में रखी हैं और 132 पुस्तकों को बच्चों को पढ़ने के लिए दिया गया है। पुस्तकालय में कुल कितनी कहानी की पुस्तकें थी? शिक्षक इस प्रश्न द्वारा किस मूल्य को पढ़ा सकता है? ऑप्शन ए पुस्तकों की अच्छी देखभाल करना, बी सहयोग की संवेदनशीलता, सी अन्य की सहायता करना, डी अन्य के साथ पुस्तकों की साझेदारी करना। तो ये जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये कहानी के जो पुस्तक के बारे में बताया गया है कि जहाँ पे 100 पुस्तक जो है नष्ट हो गई हैं, 20 पुस्तक क्या है किसी को पता नहीं है, 219 पुस्तक कहाँ रखी हैं? अलमारी में हैं और 132 पुस्तक क्या है? बच्चों को पढ़ने के लिए दिया गया है। तो पुस्तकालय में जो कहानी की पुस्तकें हैं उसके बारे में शिक्षक जो है किस मूल्य को पढ़ा सकता है? तो देखिए पुस्तकों की अच्छी देखभाल, यही यहाँ पर क्या होगा? सही होगा। ये सहयोग की संवेदनशीलता का भी यहाँ कोई आशा नहीं है, अन्य की सहायता करना भी नहीं होगा और अन्य के साथ पुस्तकों की साझेदारी करना भी नहीं होगा। तो यहाँ पे जो है शिक्षक जो है इस प्रश्न में जो है कौन सा मूल्य को पढ़ा सकता है? पुस्तकों की अच्छी देखभाल करना, क्योंकि पुस्तकों के बारे में सारी जानकारियाँ पुस्तकालय में है। अतः यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। गणित में प्रक्रमण संबंधित प्रभावपूर्णता का अर्थ है नियमों, सूत्रों और कलन विधियों या कलन गणित का ज्ञान होना और परिशुद्धता, लचीलापन एवं निपुणता के साथ उनका क्रियान्वयन करना। गणित में लचीलापन खाली स्थान की ओर संकेत करना है। ऑप्शन ए समान निपुणता के साथ अंकगणित और ज्यामिति की समस्याओं का समाधान करने की योग्यता, बी समान प्रकरण से विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान करने की योग्यता, सी एक से अधिक उपागमों का प्रयोग करते हुए एक खास प्रकार की समस्या का समाधान करने की योग्यता, डी परिशुद्धता के साथ समस्याओं का समाधान करने और सभी चरणों को लिखने की योग्यता। तो गणित के प्रक्रम संबंधी प्रभावपूर्णता का अर्थ है नियमों, सूत्रों और कलन विधियों या कलन गणित का ज्ञान होना और परिशुद्धता, लचीलापन और निपुणता के साथ उसका क्रियान्वयन करना। तो गणित में लचीलापन किस ओर संकेत कर रहा है?
समान निपुणता के साथ अंकगणित और ज्यामिति की समस्याओं का समाधान करने की योग्यता, ये यहाँ पर सही नहीं है। समान प्रकरण से विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान करने की योग्यता, ये भी यहाँ सही नहीं है। एक से अधिक उपागमों का प्रयोग करते हुए खास प्रकार की समस्या का समाधान करने की योग्यता, ये ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, सही होगा। परिशुद्धता के साथ समस्याओं का समाधान करने और सभी चरणों को लिखने की योग्यता, ये भी यहाँ पर सही नहीं होगा। अतः यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी। तो लचीलापन किस ओर संकेत कर रहा है, एक से अधिक उपागमों का प्रयोग करते हुए एक खास प्रकार की समस्या का समाधान करने की योग्यता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, एक बच्चा संख्याओं, संक्रियाओं, संकेतों, घड़ी के दो कांटों, विभिन्न सिक्कों आदि में अंतर करने में कठिनाई प्रदर्शित करता है। इसका नेतार्थ है कि जो विशिष्ट बाधाएं उसके सीखने को प्रभावित कर रही हैं वे हैं। ऑप्शन ए, कमजोर भाषा प्रक्रमण योग्यता जैसे अभिव्यक्ति, शब्द भंडार और श्रव्य प्रक्रमण। बी, कमजोर चाक्षुष प्रक्रमण योग्यता जैसे चाक्षुष विभेदीकरण, स्थानिक संगठन और चाक्षुष समन्वय। सी, कमजोर गतिक कौशल पढ़ना और लिखना। डी, कमजोर शाब्दिक चाक्षुष, श्रव्य और कार्यकारी स्मृति। बच्चा जो है संख्याओं, संक्रियाओं, संकेत, घड़ी के दो कांटों और विभिन्न सिक्कों आदि में अंतर करने में कठिनाई प्रदर्शित कर रहा है। तो इसका नेतार्थ है जो बच्चों की विशिष्ट बाधा है सीखने को प्रभावित करे, वो क्या है, कमजोर भाषा प्रक्रमण योग्यता जैसे अभिव्यक्ति, शब्द भंडार, श्रव्य प्रक्रमण। इसका यहाँ पर कोई आशय नहीं आता, ये ऑप्शन गलत होगा क्योंकि वो अभिव्यक्ति करने में और शब्द भंडार में और श्रव्य मतलब सुनने के प्रक्रमण में कोई समस्या नहीं है। कमजोर चाक्षुष प्रक्रमण योग्यता जैसे चाक्षुष विभेदीकरण, स्थानिक संगठन और चाक्षुष समन्वय, ये ऑप्शन यहाँ पर सही होगा क्योंकि चाक्षुष मीन्स होता है आंख और देखने की समस्या है। तो अतः उस बच्चे में क्या है, देखने में समस्या है, अतः वह जो है विभेदीकरण नहीं कर पा रहा है संकेत की घड़ियों के कांटों को और विभिन्न सिक्कों को। और कमजोर गतिक कौशल पढ़ना और लिखना है, यहाँ पर इसका कोई आशय नहीं है। कमजोर शाब्दिक चाक्षुष और श्रव्य कार्यकारी स्मृति, इसका भी यहाँ पर कोई आशय नहीं है। अतः यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी, कमजोर चाक्षुष प्रक्रम योग्यता जैसे चाक्षुष विभेदीकरण, स्थानिक संगठन और चाक्षुष समन्वय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, प्राथमिक कक्षा का एक बच्चा संख्या, संक्रिया चिन्हों, सिक्कों एवं घड़ी की सुइयों में अंतर स्थापित नहीं कर पाता है। यह तथ्य इंगित करता है कि इस बच्चे को निम्नलिखित में से किस प्रक्षेत्र में समस्या है। ऑप्शन ए, भाषा प्रक्रमण। बी, श्रवण स्मृति। सी, प्रक्रिया सम्मिति। डी, दृश्य प्रक्रमण। तो प्राथमिक कक्षा का एक बच्चा है जिसको किसमें प्रॉब्लम है, संख्या, संक्रिया चिन्हों और सिक्कों एवं घड़ी की सुइयों में अंतर स्थापित नहीं कर पाता है। तो यह क्या इंगित कर रहा है, भाषा प्रक्रमण नहीं, श्रवण स्मृति नहीं, प्रक्रिया स्मृति नहीं, दृश्य प्रक्रमण, क्योंकि उसको देखने में समस्या है, न कि भाषा बोलने में समस्या है, न सुनने में संक्रिया, न उसको कोई प्रतिक्रिया करने में समस्या है। अतः यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा सही, डी, दृश्य प्रक्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक विषम प्राकृतिक संख्या एक अभाज्य संख्या है, तो उत्पत्ति की निम्नलिखित विधियों में से किसका प्रयोग उपयुक्त कथन के प्रमाण हेतु किया जा सकता है। ऑप्शन ए, प्रतिवाद द्वारा उत्पत्ति, खंडन विधि, प्रत्यक्ष उपपत्ति, प्रतिस्थिति द्वारा उपपत्ति। तो यहाँ पर प्रत्येक विषम प्राकृतिक संख्या एक अभाज्य संख्या है। तो विषम प्राकृतिक संख्या कौन है, जो दो से विभाजित नहीं होती हैं, जो दो से विभाजित नहीं होते हो तो क्या है, प्राकृतिक विषम संख्या है। तो क्या होगी, अभाज्य संख्या भी होगी, क्योंकि यहाँ पर प्राकृतिक संख्या तक ही सीमित है। अतः यहाँ पर कौन सी स्थिति है, प्रतिस्थिति द्वारा उपपत्ति हो रही है। अतः यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी, प्रतिस्थिति द्वारा उपपत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, कक्षा में गणितीय मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप तथा चुनौतीपूर्ण ज्यामिति पहेलियां संबंधी क्रियाकलाप महत्वपूर्ण है क्योंकि। ऑप्शन ए,
वे प्रत्येक शिक्षार्थी की स्थानिक विशेषणात्मक योग्यता के संवर्धन में सहायक हैं। बी, वे प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को उचित अवसर प्रदान करते हैं। सी, वे विद्यार्थियों को उनकी गणित कक्षा की एकरूपता तथा दैनिक चर्या के कारण होने वाली ऊब से बाहर लाते हैं। डी, गणित में कम सफल विद्यार्थियों तथा मंद गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों में रुचि उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। तो कक्षा में गणितीय मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप, चुनौतीपूर्ण ज्यामितीय पहेलियां संबंधी क्रियाकलाप महत्वपूर्ण है। इसका क्या महत्वपूर्ण है? वे प्रत्येक शिक्षार्थी की स्थानिक विश्लेषणात्मक योग्यता के संवर्धन में सहायक है। ये क्या है? सही है। वे प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को उचित अवसर प्रदान करते हैं। ये यहाँ पर सही है, लेकिन यहाँ पर चारों ऑप्शन में से देखना पड़ेगा कौन सही है। वे विद्यार्थियों को उनकी गणित कक्षा की एकरूपता तथा दैनिक चर्या के कारण होने वाली ऊब से बाहर लाते हैं। ऊब से बाहर लाने के लिए ये कार्य मनोरंजन क्रियाकलाप और चुनौतीपूर्ण ज्यामितीय पहेलियां नहीं किया जा रहा है, तो ये ऑप्शन यहाँ पर गलत होगा। गणित में कम सफल शिक्षार्थियों तथा मंद गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों में रुचि उत्पन्न करने में सहायक है। ये भी यहाँ पर ऑप्शन सही हो सकता है, लेकिन चारों में से सुटेबल ऑप्शन कौन सा होगा? ए, वे प्रत्येक शिक्षार्थी की स्थानिक विश्लेषणात्मक योग्यता के संवर्धन में सहायक है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, कक्षा 4 के पाठ्य पुस्तक से दी गई लिखित समस्याओं में से कौन सी बहु अनुशासनात्मक समस्या की ओर संकेत करती है? ऑप्शन ए, किसी की गई ज्यामितीय आकृति में से एक सममित रेखा खींचना। दी गई आकृति के दर्पण छवि का आरेख बनाइए। सी, दी गई आकृति में कितनी सममित रेखाएं हैं। डी, भारत के झंडे का आरेख बनाइए और झंडे में सममित रेखाओं की संख्या को पहचान कीजिए। तो यहाँ पर जो 4 समस्या दी गई हैं उसमें से कौन सी जो बहु अनुशासनात्मक समस्या की ओर संकेत करे, तो यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन डी, भारत के झंडे का आरेख बनाइए और झंडे में सममित रेखाओं की संख्या को पहचान कीजिए। तो ये जो है विभिन्न विषयों के साथ जब अनुशासन को शामिल किया जाता है तो उसे बोलते हैं बहु अनुशासनात्मक समस्या। तो यहाँ पर बच्चे को जो है समांतर रेखा बनाना पड़ेगा, आपको जो है रंग भरना पड़ेगा और सममित रेखाओं की संख्या की पहचान भी करना पड़ेगा। अतः यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी, भारत के झंडे का आरेख बनाइए और झंडे में सममित रेखाओं की संख्या को पहचान कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में हार्डी रामानुजन संख्या है। ऑप्शन ए 1357, बी 1592, सी 1234, डी 1729। तो हार्डी रामानुजन संख्या कौन सी है? 1729। तो हार्डी रामानुजन संख्या कौन सी संख्या होती है? वे संख्या होती हैं जो दो संख्याओं के घनों का योग कितना हो? 1729। जैसे आप देख सकते हैं कि 1 का घन प्लस 12 का घन बराबर कितना होगा? 1 का घन 1, 12 का घन कितना हो जाएगा आपका? 1728। तो ये आपका टोटल कितना हो जाएगा? 1729। नेक्स्ट आप इसी प्रकार देख सकते हैं कि 9 का घन प्लस 10 का घन बराबर कितना हो जाएगा? 9 का घन होगा 729 और प्लस 1 का घन कितना हो जाएगा? 1000। अगर आप जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 1729। तो यही होती हैं हार्डी रामानुजन संख्या, जो कौन सी है? 1729। अतः यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणितीय प्रतिभावान व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन ए श्रीनिवास रामानुजन, बी आर्यभट्ट, सी श्रीधराचार्य, डी हरिश्चंद्र। तो 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणितीय प्रतिभावान व्यक्ति कौन थे? श्रीनिवास रामानुजन। अतः यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए। तो श्रीनिवास रामानुजन ही जो थे जो हार्डी रामानुजन संख्या दिए थे, जो अभी ऊपर के क्वेश्चन में किया गया है। तो श्रीनिवास रामानुजन एक जो है बहुत जो है प्रतिभावान जो गणितज्ञ थे। तो दोस्तों कैसा लगा मैथ पेडागोजी का प्रैक्टिस सेट? अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नए प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।